हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु के ट्रिकी लॉ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ प्रतिज्ञा सिसोदिया। और आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो सेस अथॉरिटी एक्ट 1987 पर बेस्ड है। इसमें हम आपको केस लॉ के साथ सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, तो आप जुड़ी रहिए लास्ट तक हमारे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ बने रहिए। कंटिन्यू वॉच करिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा, इसलिए आप जुड़े रहिए लास्ट तक। तो जो ये लीगल सर्विस है अथॉरिटी एक्ट, ये क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, इसका पर्पज़ क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है बनाने के लिए। जैसे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं थी। इसके लिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो इस पर और बनाया जाए। इसका पार्ट 2 है ये, वो पार्ट 1 था। तो इसमें हम चैप्टर 3 तक इसमें देख लेंगे और इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ होती है उनके बारे में हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसमें जो है एक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ है, संविधान में विधिक सहायता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है संविधान में, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि संविधान जो है इसमें आर्टिकल 14 में इक्वालिटी की बात की गई है कि समाज में सभी लोगों को समान न्याय मिले, है ना। कानून के सामने सभी समान है, सभी से समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो जो निर्धन वर्ग के लोग हैं और जो असमर्थ है न्याय प्राप्त करने में, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है न्याय प्राप्त करने का, और उनके पास लीगल एडवाइजरी के लिए लीगल एडवाइज़र भी कोई नहीं है, और उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो कानूनी जानकारी ले सके, तो उनके लिए एक्ट बनाया गया है। इसमें राज्य के व्यय पर निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ऐसे लोगों के लिए जो गरीब लोग हैं, समाज के अर्थाभाव के कारण, धन अभाव के कारण जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। तो भाई न्याय उनको भी तो मिलना चाहिए। जब इक्वालिटी की बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके लिए राज्य ही ये व्यवस्था करता है ना, सरकार गवर्नमेंट ये व्यवस्था करती है कि हर व्यक्ति को न्याय सुलभ हो, प्राप्त हो और निःशुल्क मिले। आर्टिकल 22 का फर्स्ट भी यही बताता है कि कारण बताओ अरेस्ट करने का, और 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने पेश करो अरेस्टेड पर्सन को, और उसको पर्सन का जो एडवोकेट करने का उसका राइट है, उससे उस राइट से उसका अवगत करवाया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी नहीं होती है, और इस कानून की जानकारी के अभाव में उसे अपना डिफेंस पता ही नहीं होता, उसको राइट ही बस पता नहीं होता है, तो वो डिफेंस कैसे करेगा। तो इसीलिए उसको कानूनी जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है राज्य के व्यय पर, वो भी निःशुल्क। इसी के लिए ये विधिक सहायता का एक्ट बनाया गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो है हर व्यक्ति की हेल्प की जाती है, क्योंकि इसका क्राइटेरिया जो है काफ़ी बड़ा है, इसका स्कोप कोई एक जगह रह के स्थिर नहीं है, हर क्षेत्र में ये काम करता है, चाहे उपभोक्ता के मामले हो, पर्यावरण के मामले हो, है ना, तो चाहे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाती हो, कहीं स्वच्छता की बात है, या फिर कोई गरीब व्यक्ति ग्रामीण इलाके में भी जाके कोई बसा हुआ है और वहाँ तक न्याय नहीं उनको सुलभ हो रहा है, तो उनको भी रिसर्च करके उनको खोज के लाते हैं, उस गरीब वर्ग के लोगों को न्याय सुलभ हो, इसलिए वहाँ से उन लोगों को खोज के लाते हैं। ये पैरा लीगल जो होते हैं, इनकी टीम जो होती है, ये पे 50 लोग, 50 वकील की टीम होती है। वो सब पैरालीगल वॉलेंटरीज जो होते हैं, वो जाकर के ऐसे जगहों में जहाँ छुपे हुए लोग हैं बेचारे, जो असमर्थ है, इनकेपेबल है, जैसे डिसेबल्ड पर्सन है, कोई विकलांग है, छोटा बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर वो लाते हैं ताकि उनको न्याय उपलब्ध कराया जाए।
तो इसके बारे में आर्टिकल 39A में भी बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 39A का मूल पाठ इस प्रकार है कि 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जो संविधान में ये इसीलिए तो रखा गया है ताकि समाज में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को न्याय सुलभ हो सके, कोई व्यक्ति इससे बचे नहीं। और इसका जो कहता है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। और इसमें इसके लिए जो राज्य ये व्यवस्था करता है, उपयुक्त विधान स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है राज्य। और इस प्रकार इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज का कोई भी व्यक्ति केवल अर्थाभाव या अन्य कारण, किसी निर्योग्यता के कारण कोई अदर डिसेबिलिटीज उसको हो गई अदर, तो उसके कारण न्याय से वंचित नहीं रह जाए। और धीरे धीरे यह व्यवस्था प्रबल होती चली गई और न्यायाधीशों ने भी अपने निर्णय में इस व्यवस्था को सदैव आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जैसे एक जजमेंट है इसमें जो जजमेंट है H.S. हास्काट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 सुप्रीम कोर्ट 344 344 हाँ, ये एचएस इस मामले में कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं है, है ना। कोई उस मतलब राज्य की अनुकंपा नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है, स्टेट की ये ड्यूटी है, कोई अनुकंपा नहीं कि वो कोई हाँ। तो एक इसमें नेक्स्ट इसमें केस लॉ है सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बाद में यह कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना जो है व्यक्ति का मूल अधिकार है ना, उसका फंडामेंटल जो है राइट है। ऐसे मामले में कोर्ट को अभियुक्त के आवेदन की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए कि कोर्ट में जाके एक्यूज जो उसके लिए अप्लाई करेगा निःशुल्क विधिक सहायता के लिए। ये तो कोर्ट ना खुद ही कोर्ट का कर्तव्य है कि वह अभियुक्तों को उसके इस अधिकार से अवगत कराए। कोर्ट का ही इस कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो एक्यूज्ड को उसके इस राइट के बारे में उसको बताए, जानकारी दे। और इसी पे आधारित एक केस लॉ और है हुसैन आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार 1979 सुप्रीम कोर्ट 1360 1360। इसमें भी वही सेम बात कही गई है कि ये कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं है। मतलब ये कोर्ट का कर्तव्य है कि वो एक्यूज्ड को उसके फंडामेंटल राइट्स से अवगत कराए कि उसको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध है और वो उसका अधिकार है। अब हम जैसे इसमें आते हैं कि सीआरपीसी में और सीपीसी में, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड में और सिविल प्रक्रिया संहिता में इसके लिए विधिक सहायता के लिए क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। हाँ, एक तो जो है कि जो इसमें है ना न्याय प्राप्ति के लिए मतलब त्वरित विचारण होना चाहिए। निःशुल्क विधिक सहायता, जो त्वरित विचारण निःशुल्क विधिक सहायता के अभाव में वर्षों से जेलों में कैद है, इसके बारे में एक जजमेंट है वीना सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। वीना सेठ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार AIR के मामले में कहा गया, इसका सन कंफर्म नहीं हो रहा है, 1933
सुप्रीम कोर्ट के बाद में कहा गया है कि जो त्वरित विचारण निःशुल्क विधिक सहायता के अभाव में वर्षों से जेलों में कैद है, उनके लिए ये मतलब स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। सालों से कोई व्यक्ति कैद है, उसके लिए कोई विधिक सहायता उपलब्ध नहीं है, तो वो कैद कई सालों से कैद है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको न्याय प्राप्त करने में बाधा आ रही है, तो उसको स्पीडी ट्रायल हो और उसको फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उसको न्याय शीघ्र ही मिले। नहीं तो अगर न्याय इतने सालों से नहीं हो पाएगा तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। न्याय तो जल्दी त्वरित ही मिलना चाहिए, स्पीडी मिलना चाहिए। और इसमें एक केस लॉ और है, फ्रांसिस कोहली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। फ्रांसिस कोहली बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 746। इसमें मामले में कहा गया है कि जो जेलों में निरुद्ध होने के कारण विधि व्यवसायियों से संपर्क नहीं कर पाते है ना, अब वो जेल में निरुद्ध है तो उनकी भी हेल्प करता है विधिक सहायता, फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें राज्य के व्यय पर। ये विधिक सहायता मतलब इनकी जो टीम होती है वहाँ जाकर के जो विधिक सहायता वाले अथॉरिटी होती है, विधिक सहायता अथॉरिटी, ये वो जो व्यक्ति जेल में बंद है ना, तो उसको कोई मतलब जैसा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो ऐसा धन का अभाव है, अर्थाभाव के कारण उसके पास वकील करने का पैसा नहीं है और उसको अपना डिफेंस करने का जो है उसको कानूनी जानकारी भी नहीं है और उसकी कोई फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे नहीं है, वो भी समर्थ नहीं है, तो फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा? क्या वो जेल में ही बंद रहेगा? तो इस कंडीशन में जो लीगल सहायता अधिकारी होते हैं वो उसको जाकर के उसको मतलब वहाँ पे जाकर के उससे संपर्क करते हैं और उनको न्याय उपलब्ध करवाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं जो जेल में बंद व्यक्ति है। तो इस तरह से जो विधिक सहायता है ये हर जगह सहायता करता है। ये जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है ना, ये हर जगह हर क्षेत्र में हेल्प करती है। जहाँ जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा उसकी वहाँ जाकर के वो हेल्प करती है। हर क्षेत्र में, सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, हर जगह जाके वो हेल्प करती है। या शिक्षा संबंधित किसी को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, को स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी ये ले जा करके उनको स्कूल में शिक्षा जो है प्रोवाइड करवाते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। उन बच्चों का जो डिसेबल्ड है, असमर्थता के कारण, गरीबी के कारण जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनको भी वो स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं और उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी वो, एजुकेशन की जो मैनेजमेंट भी वो करते हैं। सारी चीज़ें देखते हैं ये लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है। एक केस लॉ और है त्वरित विचारण के बारे में ही कि विधिक सहायता की अपेक्षा मामले में त्वरित विचारण बढ़ गई है। अब यह माना जाने लगा है कि मामलों के विचारण में अत्यधिक विलंब से सभी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है। कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट 95। हाँ, तो इस मामले में ये कहा गया कि जो मामलों का उचित एवं त्वरित विचारण न्याय प्रशासन की एक अहम आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि CPC में इसके लिए क्या प्रोविजन है। तो CPC का ऑर्डर 1 रूल 10A में भी समुचित प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार यदि किसी मामले में किसी पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए कोई समुचित अधिवक्ता नहीं है तो न्यायालय ऐसे पक्षकार के हितों की पैरवी करने के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है ना। तो ये जो ऑर्डर 1 रूल 10A है, सिविल प्रोसीजर कोड 1976 की धारा 52 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जो है निर्धन पक्षकार के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि न्यायालय के विवेक पर छोड़ा गया है कि वह किस प्रकार के हितों के संरक्षण के लिए किसी अधिवक्ता की नियुक्ति करे।
अब निर्धन व्यक्ति द्वारा जो वाद लाया जाता है उसके बारे में क्या प्रोविजन है सीपीसी में। तो जो कोई निर्धन व्यक्ति है ना, ऑर्डर 33 में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था निर्धन व्यक्तियों के लिए की गई है। इसके अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो निर्धन है न्यायालय शुल्क का संदाय किए बिना वाद संचित कर सकता है। मतलब कोर्ट फीस उसको पे नहीं करनी होगी क्योंकि वो गरीब है, पुअर पॉपर उसका वो है। निर्धन शब्द जो है ना, अकिंचन के जगह पर रखा गया है ना। पहले अकिंचन था, अब निर्धन शब्द जो है 1976 के संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। निर्धन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को माना गया है जिसके पास वाद पत्र के लिए न्यायालय शुल्क का संदाय करने के लिए भी पैसे नहीं है ना, पर्याप्त साधन नहीं है। और इसमें पर्याप्त साधन वाली बात है तो इस पे भी केस लॉ है, एक रोहक वर्सेस चरणदास डोगरा AIR 1982। इस मामले में कहा गया है कि शब्द पर्याप्त साधन से अभिप्राय पर्याप्त संपत्ति से नहीं है, कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन वाला भी हो सकता है। यह बिंदु प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के पास जो कि विक्रचित है रुपये 20,000 की संपत्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी संपत्ति का विक्रय करके न्यायालय का शुल्क का संदाय करने में सक्षम है ना। ये इस मामले में डिसाइड किया गया है। एक मामला और इसी पर आधारित इसी सेम बात कहता है, उसमें भी पर्याप्त साधन की कि OP विलय हौजरी वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया AIR 1994 के मामले में अभी निर्धारित किया गया है कि पर्याप्त साधन से अभिप्राय पर्याप्त संपत्ति से नहीं है। इसमें ऐसे साधन शामिल नहीं है जिन पर पक्षकार का परिवार या स्वयं पक्षकार जीवन निर्वाह करता है। ऐसे साधन उसमें नहीं आएगा जिसपे उसकी फैमिली और स्वयं वो जो है डिपेंड करता है ना, जीवन निर्वाह करता है। जो है सीपीसी का ऑर्डर 44 में निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील की बात की गई है और इसमें निर्धन व्यक्तियों के लिए बिना न्यायालय शुल्क के अपील किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है कि ये व्यवस्था करीब करीब वैसी ही जैसे कि वाद संचित किए जाने के संबंध में। उस तो वाद संचित करता है तब भी फ्री ऑफ कास्ट वो निःशुल्क न्यायालय में शुल्क जमा किए बिना ही अदा किए बिना ही वो वाद संचित कर सकता है, वैसे ही अपील भी न्यायालय शुल्क अदा किए बिना ही वो अपील संचित कर सकता है। अब सीपीसी में आते हैं। सीपीसी का सेक्शन सीआरपीसी 1973 की प्रोविजंस क्या कहते हैं इसके बारे में। तो इसमें जो सेक्शन 303 M 304 है ना, 303 में तो उसको राइट टू डिफेंस है, मतलब उसको अपना डिफेंस करने का राइट है एक्यूज्ड का 303 में, और 304 में निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में प्रावधान किया गया है ना। तो 303 तो ये कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संचित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार जो व्यक्ति जो क्रिमिनल कोर्ट है दंड न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए उपयुक्त है, मतलब जो एक्यूज्ड है या जिसके विरुद्ध इस संहिता के अधीन कार्यवाही संचित की गई है, उसका यह अधिकार होगा कि उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाए, है ना। उसके पसंद के अधिवक्ता के द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाती है। उसका डिफेंस जो है उसकी पसंद के प्लीडर द्वारा किया जाता है। अब इसमें सेक्शन 304 कहता है कि कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, जहां सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी प्लीडर को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर प्लीडर उपलब्ध करेगा। तो राज्य के व्यय पर प्लीडर को अपॉइंट करना, उपलब्ध कराना, ये राज्य का कर्तव्य है और राज्य अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए ऐसा प्लीडर उपलब्ध कराता है। जो संविधान का आर्टिकल 22 है इसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है और इसे अभियुक्त का संवैधानिक अधिकार माना गया है, फंडामेंटल राइट है ये
एक्यूज्ड का जो अपना डिफेंस करने का जो उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। मोतीबाई बनाम वर्सेस ऑफ राजस्थान, मोतीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, AIR 1954 राजस्थान 241 के मामले में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को उसके इस अधिकार से वंचित न करे। इस धारा के बंदों की व्याख्या अभियुक्त के पक्ष में किए जाने की अनुशंसा की गई है, क्योंकि अभियुक्त के लिए अपनी पसंद के अधिवक्ता से प्रतिरक्षा कराने की अन्य कोई सामान्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। तो ये तो हो गए केस लॉ और CRPC CPC में क्या प्रोविजंस हैं इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बेयर एक्ट में आते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987, इसका जो नंबर है 39 है और ये जो है ना 11 अक्टूबर 1987 को राष्ट्रपति जी की कंसेंट मिलती है और इसमें टोटल चैप्टर जो है 7 चैप्टर है और सेक्शन टोटल 30 है ना। टोटल चैप्टर 7 है और टोटल धारा जो है 30 धाराएं हैं इसके अंदर। और इसमें चैप्टर 3 को छोड़ करके होल ऑफ एक्ट जो है कम इनटू फोर्स, ये जो लागू होता है पूरा, मतलब चैप्टर 3 को छोड़ करके पूरा जो एक्ट है ये संपूर्ण एक्ट 9 नवंबर 1995 को 9 नवंबर 1995 को प्रवर्त हो जाता है, लागू हो जाता है। और मध्य प्रदेश में कब लागू होता है, तो मध्य प्रदेश में चैप्टर 3 लागू होता है 21 अगस्त 1996 से, 21 अगस्त 1996 से ये लागू होता है। तो इसमें चैप्टर 1 में तो प्रिलिमिनरी की बात है और 1 और 2 इसमें सेक्शन है। तो 1 सेक्शन इसकी जो है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल की बात करता है, इसमें बताता है कि इसका नाम क्या है एक्ट का और कब लागू होता है, कहाँ लागू होता है। और सेक्शन 2 इसकी डेफिनेशंस है, परिभाषाएं A से K तक दी गई है। टोटल 15 इसमें डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आता है चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है, इसमें सेक्शन 3 to 5 है। चैप्टर 2 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की। फिर चैप्टर 3 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करता है, इसमें सेक्शन 6 to 11B, 6 से 13B तक इसमें सेक्शन दी गई है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में। और इसी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी इसी चैप्टर में आती है। तो हम पहले देख लेते हैं कितनी अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी कितनी है और क्या काम है इनके, ये सब हम देख लेते हैं। तो इसमें त्रिस्तरीय प्राधिकरण होता है, 3 लेवल पर होता है ये। एक तो होता है नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसमें ये किससे मिलकर बनता है, तो ये सेक्शन 3 में दिया गया है। और इसका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 जो है ये बताता है कि इसका जो गठन कॉन्स्टिट्यूशन है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और सब सेक्शन 2 का एक कहता है कि CJI जो है इसके मुख्य संरक्षक है ना। मुख्य संरक्षक किसे के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। B नंबर कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट नाम निर्देशित एक सिविल जज, वो सुप्रीम कोर्ट के एक सेवारत है ना सर्विंग जज होते हैं या सेवानिवृत्त जज होते हैं, रिटायर्ड जज, तो ये अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष होता है ना, एक अध्यक्ष जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है। अस्सी नंबर इसका कहता है मेंबर्स की बात करता है। तो मेंबर कौन होंगे, तो अनुभवी और योग्य जो होंगे, एक्सपीरियंस जिनको होगा, क्वालिफाइड होंगे, उनको राष्ट्रपति द्वारा है ना, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। CJI के परामर्श के बाद, कंसल्टेशन के बाद जो है उनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और सेम यही बात जो है स्टेट की होती है। स्टेट में भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात सेक्शन 6 में दी गई है, और इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन करती है, क्योंकि स्टेट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इसका सब सेक्शन 2 में वही बात कही गई है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात होती है उसकी जगह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे सब सेक्शन 2 के ए में। तो उसके मुख्य संरक्षक जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। और बी नंबर इसका कहता है कि हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के परामर्श से जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे, ऐसे एक अध्यक्ष होंगे, कार्यकारी अध्यक्ष, सर्विंग और रिटायर्ड जज जो है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। और सी नंबर है इसका मेंबर की बात करता है, योग्यता और अनुभव की बात करता है ये, कि जो ऐसा मेंबर होंगे जो योग्यता वाले होंगे और अनुभव वाले होंगे, क्वालिफाइड होंगे। अब डिस्ट्रिक्ट की बात आई तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये सेक्शन 9 में दिया गया है, और इसका भी फर्स्ट सब सेक्शन 1 है, वह कहता है स्टेट गवर्नमेंट इसका कॉन्स्टिट्यूशन करती है। तो 2 का कॉन्स्टिट्यूशन तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, राज्य विधिक सहायता का और जिला विधिक सहायता का, है ना। तो इसका तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करती गठन करती है, और इसमें भी हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श से कंसल्टेशन लेती है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तब अपॉइंट करती है। तो किन किन को अपॉइंट करती है? तो 2, हाँ, इसका सब सेक्शन 2 का ए नंबर कहता है डीजे जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, जिला न्यायालय के जो जज हैं वो अध्यक्ष होंगे। और बी नंबर इसका कहता है राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परामर्श के बाद नॉमिनेट किया जाता है ऐसे मेंबर्स को जो अनुभवी होते हैं और योग्य होते, क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस है और जो क्वालिफाइड है, ऐसे पर्सन को मेंबर बनाया जाता है। कितने बनाए जाएंगे? जितने भी जरूरत होगी, नियमों द्वारा राज्य सरकार प्रेस्क्रिप्ट करती है। तो ये हमने तीनों जो अथॉरिटी है उनके बारे में जान लिया कि उनमें कौन कौन होते हैं और उनका गठन कैसे होता है। इसके बाद हम आते हैं फंक्शंस में आते हैं। इसके बाद हम फंक्शंस में आते हैं, कार्य क्या होंगे इनके। तो सेक्शन 3A SCLSC सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात करता है। सेक्शन 3A और सेक्शन 4 इसमें केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य की बात है। फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, तो सेंट्रल अथॉरिटी के क्या वर्क से फंक्शंस क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका एक एक नीति और सिद्धांत बनाना। बी नंबर प्रभावी और कम खर्चीली स्कीम बनाना, फ्रेम द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स। सी नंबर कहता है खर्चों के लिए निधियों फंड्स का उपयोग करना, यूटिलिटीज द फंड्स एट इट्स डिस्पोजल। डी नंबर उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के दुर्बल वर्गों के संबंध में सामाजिक न्याय के आवश्यक कदम उठाना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्पेशल कंसर्न टू द टेक नेसेसरी स्टेप्स वीकर सेक्शंस के लिए, है ना। इकोनॉमिक वगैरह जो वीकर सेक्शंस है, सामाजिक न्याय के दुर्बल वर्ग, समाज के जो दुर्बल वर्ग है उनके लिए, सोशल वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए टेक नेसेसरी स्टेप्स। ई नंबर कहता है विधिक सहायता कैंप लगाना, लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करने को प्रोत्साहित करना। ऑर्गेनाइज लीगल एड कैंप्स, इनकोरेजिंग द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स थ्रू लोक अदालत। एफ नंबर का कहता है बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
नेगोशिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन, इंक्योरेज द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो जी नंबर है निर्धनों के बीच सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धनों को खोजना, ढूंढना, अनुसंधान करना। अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च, स्पेशल रेफरेंस टू द नीड फॉर सच सर्विस अमॉन्ग द पुअर। हाई कोर्ट एच नंबर इसका है संविधान के भाग 4 क में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4A है उस फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो 51 में दिया गया है, आर्टिकल 51A में। उसके और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना, मॉनिटर एंड एवेल्यूट इम्प्लीमेंटेशंस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लीगल सर्विस जो हैं केंद्रीय प्राधिकरण के फंक्शन से सेंट्रल अथॉरिटी के। अब चैप्टर 3 आता है, इसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमने इसका देख लिया। सालसा जो है SLS है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात इसमें की गई है। इसमें जो सेक्शन है 6 से 11B तक। तो सेम गठन भी वैसे ही होता है, बस स्टेट की बात है तो स्टेट आ जाएगा इसमें, और इसमें हाई कोर्ट आ जाएगा स्टेट है तो। और सेक्शन 7 में इसके कृत्य दिए गए हैं। और राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वे केंद्रीय प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करें। और सब सेक्शन 2 कहता है राज्य प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट कर्तव्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा। तो इसमें क्या करेगा कार्य कि इस अधिनियम के अधीन अभी कथित मानदंडों की पूर्ति करते हैं उन व्यक्तियों को विधिक सेवा देना, जो मतलब यहाँ इस एक्ट में बताए गए हैं। जो लोग इस एक्ट में किन की सहायता करेगा ये एक्ट? जो निर्धन व्यक्ति है, जो गरीब है, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, SC ST वाले हैं। तो इस तरह के वो लोग इस मानदंड निभाते हैं ना, इस क्राइटेरिया में आते हैं वो। तो इस क्राइटेरिया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उन लोगों को विधिक सहायता इसमें दी जाएगी। B नंबर कहता है कि लोक अदालतों का जिसके अंतर्गत हाई कोर्ट के मामलों के लिए लोक अदालतें भी संचालन करना। तो इसमें हाई कोर्ट के लिए भी जो लोक अदालत आएगी वो भी इसके अंतर्गत आएगी और उसका संचालन इसमें किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। और निवारक और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, C नंबर। तो इसमें विधिक सहायता कार्यक्रम जो होते हैं ना, फंक्शंस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उनमें उसका जिम्मेदारी भी ये प्राधिकरण, स्टेट प्राधिकरण लेता है। और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विनिमय द्वारा नियत करे। तो परामर्श लेता है राज्य प्राधिकरण किससे? सेंट्रल अथॉरिटी से। सेक्शन 8 इसका कहता है राज्य प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों आदि के समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। तो जो भी अदर एजेंसीज वगैरह है उनके साथ मिलकर के ये सेंट्रल स्टेट अथॉरिटी जो है ये उनके कोऑर्डिनेशन से काम करता है अदर एजेंसीज के साथ मिलकर के। जैसे कि जो विश्वविद्यालय है, मतलब ये यूनिवर्सिटीज, ये कॉलेजेस वगैरह है, सरकारी गैर सरकारी स्वैच्छिक समाज की सेवा संस्थाएं, मतलब इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं। तो इन सब के समन्वय से मिलकर के, इन सब के सहयोग से ऐसे समुचित रूप से कार्य करता है। मतलब कॉलेजेस वगैरह में जो फंक्शंस वगैरह करवाए जाते, प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, कहीं भी जैसे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन वगैरह या नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन से, ये सारी जगहों पे जाकर के मतलब प्रचार प्रसार किया जाता है, अवेयरनेस फैलाई जाती है, प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। जैसे कॉलेजों में जाके प्रोग्राम से करवाए जाते हैं, जैसे लेक्चर देने वगैरह का प्रोग्राम है, फंक्शन से है, प्रेजेंटेशन
प्रोग्राम्स दिए जाते हैं, कोई लेक्चर देता है, कोई डांस करता है, तो डांस के माध्यम से, लेक्चर्स के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से सारे लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्य को बताया जाता है, उसमें प्रेजेंटेशन दिया जाता है। 8A इसमें हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति की बात है, इसमें हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। तो इसमें जो राज्य प्राधिकरण है ना, वो हाई कोर्ट विधिक सेवा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा आधारित किए जाए, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक समिति का गठन करें। जो राज्य प्राधिकरण है वो क्या करता है, जितने भी हाई कोर्ट है राज्य के अंदर, उनके लिए एक समिति का गठन करता है, कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करता है, जिसे हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति कहा जाता है। तो इसमें भी एक अध्यक्ष होता है जो कि हाई कोर्ट का एक जज है, सिटिंग जज है, वो एक इसका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन। और इसमें ऐसे मेंबर्स होते हैं उतने जितने के अनुभव और ऐसी अर्हता है, मतलब इतनी योग्यता है उनकी हो जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए। और तीसरा इसका सब सेक्शन कहता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव, ऐसी योग्यताएं हो जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। और सेक्शन 9 है इसका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करता है। इसमें जो हमने देख ही लिया है कि कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कौन होता है अध्यक्ष, कौन होता है, मेंबर कौन होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, तो ये तो हमने देख लिए। तो इसमें जो हाँ, सब सेक्शन इसका 3 कहता है राज्य प्राधिकरण जो कि जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य, राज्य प्राधिकरण ऐसी व्यवस्था करता है कि उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसे समुन्निदिष्ट किए जाए। जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा के किसी ऐसे व्यक्ति को जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे हैं, अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का ना हो, जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा। जो राज्य प्राधिकरण है ना, वो जिला प्राधिकरण के एक सचिव को भी नियुक्त करता है, जिला प्राधिकरण के एक सचिव को भी अपॉइंट करता है। वो कौन होता है, जो कि मतलब जिला न्यायपालिका में कार्य कर रहा, मतलब जिला जज, एज जिला जज है कोई, या सिविल जज है, और उसकी जो रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में अपॉइंट किया जाता है। सब इसमें सेक्शन 10 है, धारा 10 जिला प्राधिकरण के कृत्य फंक्शंस की बात की गई है कि वो इसके कार्य क्या है, क्या कार्य करेगा जिला प्राधिकरण। तो डिस्ट्रिक्ट फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इसमें सब सेक्शन 1 कहता है प्रत्येक जिला प्राधिकरण का एक कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करे जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय समय पर प्रत्यायोजित किए जाए। सब सेक्शन 2 कहता है जिला प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगा। ए नंबर है तालुक विधिक सेवा समितियों और जिलों में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना। बी जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना। और सी ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण विनियमों द्वारा नियत करे। तो इसमें आगे भी सेक्शन और है 11 और 11A। तो इसमें ये 2 लास्ट सेक्शन और बच रही है, चैप्टर हमारा 3 कंप्लीट हो चुका है। 11A और 11B इसमें तक सेक्शन है। उसके पहले कंप्लीट होने के पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आ रहा है, आपको हेल्पफुल रहा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और मैं आप ही के लिए ये वीडियो आगे भी बनाती रहूँ, अच्छे नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के आती रहूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल हो सके। तो चलते हैं हम इसमें सेक्शन जो है
10 हो गया। 11 जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केंद्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन होना। तो ड्राफ्ट वही सेम है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। सेक्शन 8 में जो स्टेट के बारे में है कि स्टेट अथॉरिटी जो है, स्टेट अथॉरिटी का अन्य समन्वय से कार्य करना, उसके बारे में सेक्शन 8 में था। राज्य के बारे में अब ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सब किसके समन्वय से, मतलब किसके कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य करेगी, उसके बारे में बताया गया है कि जो जिला प्राधिकरण है वो भी अदर एजेंसीज जो है उनके समन्वय से कार्य करती है, उनके सहयोग से, उनके साथ मिलकर के कार्य करती है ना। तो उसमें नियम वगैरह बनाती है। इलेवन ए तालुक विधिक सेवा समिति की बात करता है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी। तो तालुक विधिक सेवा समिति कैसे बनती है, तो इसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुकों या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा, जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा। तो 8 क में हाईकोर्ट के बारे में बताया गया है, हाईकोर्ट समिति, हाईकोर्ट लीगल कमेटी के बारे में 8A में बताया गया है। 8A और इसका सब सेक्शन 2 कहता है यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। द कमिटी शेल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर, इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला, इस कमेटी में जो कार्य करेगा ना वो होगा एक ज्येष्ठतम न्यायिक अधिकारी जो पदेन अध्यक्ष होगा ना। तो ये सीनियर मोस्ट जुडिशियल ऑफिसर होगा जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाएगा जिसको, या होगा। और बी नंबर कहता है राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से, है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नॉमिनेट करता है मेंबर्स को, कितने मेंबर्स जितने की ज़रूरत होती है या नियमों द्वारा सरकार उसको विहित करती है, प्रेस्क्रिप्ट। इसमें हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद नॉमिनेट किया जाता है और राज्य सरकार ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करती है जिनके पास अनुभव और योग्यताएं होती है। इसमें सब सेक्शन 3 आता है, समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और कर्मचारी, इसमें एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज़ की बात है कि कितने होंगे, तो उतने ज़रूरत होगी उतने अपॉइंट किए जाएंगे। और हाई कोर्ट के परामर्श, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके परामर्श से ये अपॉइंट किए जाएंगे। 4 में वेतन भत्तों की बात की गई है। और 5 इसका है समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जाएंगे। 11B तालुक विधिक सेवा समिति के कर्तव्य ड्यूटीज़ की बात करता है, फंक्शंस ऑफ तालुक लीगल सर्विस कमेटी। तो तालुक विधिक सेवा समिति के क्या कर्तव्य है, क्या फंक्शंस है, उसके बारे में 11B में बताए गए हैं। तो इसमें जो तालुक है मतलब ये तहसील लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, फिर एक तालुक होता है या मंडल होता है जिसको मंडल भी कहते हैं। तो ये ए नंबर तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों का समन्वय करना, जो कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लीगल सर्विसेज इन द तालुक। और बी ने तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, जो लोक अदालतें बिठाई जाती लगाई जाती है ना तहसील लेवल पर, मंडल में, तो ऐसे उनका ऑर्गेनाइज लोक अदालत विद इन द तालुक, उनका आयोजन किया जाता है इसके द्वारा, इस अथॉरिटी कमेटी के द्वारा। सी नंबर कहता है परफॉर्म सच अदर फंक्शंस एज ए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में असाइन टू इट, और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करता है जो कि जिला प्राधिकरण के द्वारा उसको निर्देश किए जाते हैं, दिए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 3 तक कंप्लीट हो गया है। और भी कोई प्रोविज़न रह गए हो तो हम अगले एक वीडियो और बनाएंगे, तो जिसमें हम सेक्शन चैप्टर 4 से 7 हम कंप्लीट कर लेंगे लास्ट उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।